क्या इजराइल गजा छोड़ देगा? क्या फिलिस्तीनियों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार मिलेगा? क्या ये पीस डील है या उस युद्ध का अंतिम अध्याय? अगर हमास हथियार छोड़ेगा तो इजराइल पीछे हटेगा, लेकिन गजा के हजारों मारे गए नागरिकों का क्या? कितने लोग मारे गए थे, कितने बच्चे मारे गए थे, कितने लोग बेघर हुए थे, कितनी बस्तियां मिट गईं और दुनिया ने इसे रोकने के लिए क्या किया? सीज फायर अतीत में जो हुआ उसे मिटा नहीं देता है। वो आजाद फिलिस्तीन की बात करते हैं, वो उनका सपना, वो ख्वाब कि फिलिस्तीन पहले की तरह आजाद होगा, वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिनकी किस्मत की बात आप करेंगे, किस्मत पर फैसला आप कर रहे हैं, क्या उन फिलिस्तीनियों से किसी ने पूछा? 75,000 से ज्यादा मौतें, लाखों घायल, हजारों बच्चे मारे गए। घर, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, गाजा का बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया। और अब कहां जा रहा है गाजा? क्या शांति आने वाली है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हमास और दूसरे हथियारबंद गुट हथियार छोड़ने पर सहमत हो गए। इसके बदले इजरायली सेना चरणबद्ध तरीके से गाजा से पीछे हटेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह पीस डील है या उस युद्ध का अंतिम अध्याय जिसमें गजा को लगभग तबाह कर दिया गया? अगर हमास हथियार छोड़ेगा तो इजराइल पीछे हटेगा, लेकिन गजा के हजारों मारे गए नागरिकों का क्या? जिन बच्चों की जिंदगी खत्म हो गई उनका क्या? जिन परिवारों का नामो निशान मिट गया उनका क्या? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या शांति के नाम पर अब अकाउंटेबिलिटी का सवाल दबा दिया गया है? नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं द रेड माइक। ट्रंप का सबसे बड़ा दावा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गजा को लेकर के एक बड़ा समझौता हो गया है। इसके मुताबिक हमास और दूसरे हथियारबंद संगठनों का डिसआर्मामेंट यानी हथियार छोड़ना फेज्ड तरीके से होगा। जैसे जैसे हथियार छोड़े जाएंगे वैसे वैसे इजरायली फोर्सेस गजा से पीछे हटेंगी। इसके बाद गजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और नई पैलेस्टीनियन पुलिस के हाथ में जाने की बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब लगभग 14 दिनों के बाद एक प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें तय किया जाएगा कि कौन सा कदम कब उठाया जाएगा। सुनने में ये युद्ध का समाप्त होने का एक रोड मैप लग रहा है, लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। युद्ध रोकना और युद्ध का हिसाब होना दो अलग अलग चीजें हैं। क्या सीज फायर भविष्य में जाने बचा सकता है? लेकिन सीज फायर अतीत में जो हुआ उसे मिटा नहीं देता है। और ऐसा लग रहा है कि ये गजा में पीस डील या युद्ध बंदी की बात जो पूरा मसौदा ट्रंप साहब बता रहे हैं, ये मसौदा कम गजा के लिए एक प्लान जरूर लगता है। ऐसा लगता है कि गजा होगा तो आजाद, लेकिन एक कॉलोनी की तरह, जिसकी ताकत जो है वो अमेरिकी और इजरायली लोगों के पास होगी, उनके सियासतदानों के पास होगी। गजा में काफी कुछ है जो पीछे छूट रहा है। इस समझौते को केवल डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की तरह देखेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जिस गजा की बात हो रही है वो अक्टूबर 2023 से पहले वाला गजा नहीं है। वो गजा अब मलबे, विस्थापन, भूख, मौत और बर्बादी की तस्वीर बन चुका है। आप स्क्रीन में आंकड़े देख रहे हैं, 75,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 75,000 से ज्यादा। लगभग 1,70,000 लोग घायल हैं। मारे गए लोगों में हजारों बच्चे हैं, लाखों लोग विस्थापित और अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं हर रोज। इन आंकड़ों का स्रोत और तारीख के मुताबिक संख्या बदल सकती है, लेकिन डिवास्टेशन के स्केल पर शायद ही कोई विवाद हो। और इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है हमास हथियार कब छोड़ेगा, सवाल यह है कि गजा को इस हालत में पहुंचाने की जवाबदेही किसकी होगी। सवाल जेनोसाइड का है। दुनिया में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इजराइल इस आरोप को खारिज करता है और कहता है कि उसकी मिलिट्री कैंपेन हमास के खिलाफ थी, फिलिस्तीनियन सिविलियंस के खिलाफ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जेनोसाइड के आरोप अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और मानवाधिकार बहस के सबसे ऊपरी हिस्से में रहे हैं। नेतन्याहू को नोटिसेस हैं, उनको गिरफ्तारी करने का वारंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का,
और इसीलिए शांति समझौते के साथ अकाउंटेबिलिटी की बहस खत्म नहीं होती, क्योंकि किसी युद्ध में अगर सिविलियंस इतने बड़े पैमाने पर मारे जाएं, पूरा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए, आबादी बार बार विस्थापित हो और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो, तो दुनिया सिर्फ ये कहकर आगे नहीं बढ़ सकती है कि अब हथियार रख दीजिए और नई शुरुआत कीजिए। नई शुरुआत जरूरी है, लेकिन उसके साथ न्याय भी जरूरी है। हमास के हथियार, ये सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है। इस डील की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चैलेंज है हमास डिसआर्मामेंट। अगर रिपोर्ट सही है तो हमास और दूसरे आर्म्ड ग्रुप्स को चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ने होंगे, लेकिन कैसे? कौन वेरीफाई करेगा कि सारी हथियार जमा हो गए? अंडरग्राउंड वेपन्स का क्या होगा? टनल्स का क्या होगा? और अगर कोई दूसरा आर्म्ड फ्रैक्शन हथियार देने से इनकार कर देगा तो क्या होगा? और अगर बीच में कोई हमला हो जाता है तो क्या इजरायली मिलिट्री फिर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेगी? यानी कागज पर लिखा हुआ डिसआर्मामेंट जमीन पर लागू करना बेहद मुश्किल होगा। और ये अग्रीमेंट पहली बड़ी परीक्षा है, क्योंकि एक तबका है जो हमास में, जिसको लगता है कि अगर वो हथियार पूरी तरीके से रख देंगे तो फिर उनके पास कोई तरीका ही नहीं है। जो रेजिस्टेंस उन्होंने दिखाई है, वो आज़ाद फिलिस्तीन की बात करते हैं, वो उनका सपना, वो ख्वाब कि फिलिस्तीन पहले की तरह आज़ाद होगा, वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। और ये जो पूरा मसौदा है, पीस डील है, वो ऐसा लग रहा है कि उस ख्वाब से लगातार फिलिस्तीनियों को दूर करने की एक साजिश है। क्योंकि इजराइल तो रोज़ हमले करता है, सीज फायर तो अक्टूबर में हो गया है, लेकिन उसके बाद भी हज़ारों लोगों की हत्या कर चुका है इजराइल। तो इजराइल की बात क्या कोई कुछ मायने रखती है? डील तो लेबनान में भी करवा दी थी अमेरिका ने, हट गई। वहाँ भी फेज मैनेज में हटना था, इजरायली फोर्सेस को, हटे नहीं हटे। अब इजरायली विड्रॉल की शर्त है, और दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इजरायली मिलिट्री विड्रॉल क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विड्रॉल एक साथ नहीं होगा। हमास के डिसआर्मामेंट के साथ साथ इजरायली फोर्सेस पीछे हटेंगी, यानी दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होंगी। यही डिस्ट्रस्ट का सबसे बड़ा खतरा है। हमास पूछ सकता है कि हम हथियार पहले क्यों छोड़े अगर इजरायली आर्मी पीछे नहीं हटी तो, और इजराइल पूछ सकता है कि हम पीछे क्यों हटे अगर हमें भरोसा नहीं है हमास ने वास्तव में हथियार छोड़ दिए हैं। इसलिए किसी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म के बिना ये पूरा अरेंजमेंट बहुत फ्रेजाइल हो सकता है। एक गोली, एक रॉकेट, एक डिस्प्यूटेड इंसिडेंट और महीनों की डिप्लोमेसी कुछ घंटों में खत्म हो सकती है, क्योंकि इजराइल तो रोज ही हमले करता है ना। इजराइल कहां मान रहा है? किस जगह बानी उसने? गजा में तो जब चाहता है मारता है, पत्रकारों को मारता है, और एक जब पत्रकार की हत्या होती है तो उसके साथ हत्या होती है हजारों कहानियों की, क्योंकि वही पत्रकार है जो सच बताता है। ढूंढ के मारा जाता है पत्रकारों को कि कहीं सच्चाई ना बता दे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिनकी किस्मत की बात आप करें, जिनकी किस्मत पर फैसला आप कर रहे हैं, क्या उन फिलिस्तीनियों से किसी ने पूछा? ये बेहद जरूरी सवाल है। हम ट्रंप की बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं, हमास की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन गजा के आम फिलिस्तीनी की आवाज कहां है? उस व्यक्ति की जिसका घर खत्म हो गया, उस मां की जिसने अपना बच्चा खो दिया, उस बच्चे की जिसने अपने माता पिता को खो दिया। उनसे पूछिए कि गजा का भविष्य कैसा होना चाहिए। नई फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है, लेकिन सरकार केवल इंटरनेशनल अप्रूवल से लेजिटिमेट नहीं होती है, वैध नहीं होती है। उसे फिलिस्तीनी जनता की लेजिटिमेसी भी चाहिए। अगर गजा के भविष्य का फैसला वॉशिंगटन, तेल अवीव और दूसरे देशों के कॉन्फ्रेंस रूम्स में होगा और फिलिस्तीनी केवल उस फैसले को स्वीकार करेंगे, तो सवाल उठेगा कि इसे सेल्फ डिटर्मिनेशन कैसे कहा जाए। और इंटरनेशनल फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है, बात की जा रही है, जिसमें कौन लोग हैं? जिसमें ट्रंप हैं, जिसमें नेतन्याहू हैं, जिसमें मार्को रूबियो हैं, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर हैं। ये सब लोग हैं। किसके लोग हैं? कहां है फिलिस्तीनी आदमी? कहां है हमास का नेतृत्व? कहीं दिखा आपको? हमारा फैसला आप कर रहे हो और हमारे फैसले में हम ही नहीं। अब इंटरनेशनल फोर्स की बात है, ये शांति सेना है या न्याय निमंत्रण है? अब ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, इजरायली आर्मी हटेगी, एक इंटरनेशनल फोर्स सुरक्षा संभालेगी, लेकिन कौन कौन से देश उसमें शामिल होंगे? फोर्स को आदेश कौन देगा? उसका मैंडेट क्या होगा? अगर फिलिस्तीनी उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो क्या होगा? करेंगे भी। अगर गलत फैसले लिए जाएंगे, किसी के घर में घुस के किसी को उठा लिया जाएगा, मानवाधिकारों का हनन होगा, तो फिलिस्तीनी तो सवाल पूछेंगे ही। और कौन फिलिस्तीनी है कह रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल के अधीन होना चाहते हैं? पूछे जाकर के फिलिस्तीनियों से। अगर इजरायली फोर्सेस और फिलिस्तीनी सिक्योरिटी के बीच विवाद होता है तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास होगी?
सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि ये फोर्स फिलिस्तीनी संप्रभुता यानी उसकी सॉवरेंटी की एक ब्रिज की तरह काम करेगी, ये कहा जा रहा है, या गजा एक नया एक्सटर्नल कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी गजा में तो जो होगा वो होगा, लेकिन उसकी जो चाबी है कहीं और होगी बाहर से। इन सवालों के जवाब अभी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास बताता है कि टेम्परेरी इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स कई बार वर्षों तक टेम्परेरी ही बने रहते हैं। अब कहानी में ईरान भी है। अब एक सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल ने दावा किया है कि ईरान नहीं चाहता है कि हमास इस प्रपोजल को स्वीकार करे। दावा यहां तक किया गया है कि IRGC के अधिकारियों ने हमास डेलीगेशन को जल्दबाजी में एग्रीमेंट स्वीकार नहीं करने को कहा है। लेकिन ध्यान रखिए कि यह अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि इसे इंडिपेंडेंट फैक्ट की तरह पेश करना ठीक नहीं होगा जब तक इसके सपोर्टिंग एविडेंस सामने ना आए। अगर दावा सही है तो ये मिडिल ईस्ट में बदलते पावर बैलेंस की तरफ एक जरूर इशारा करता है, क्योंकि वर्षों तक हमास के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण रीजनल सपोर्टर रहा है। लेकिन अंततः हमास अगर अपने सर्वाइवल और गजा की स्थिति को देखते हुए अलग फैसला करता है तो ये तेहरान के इन्फ्लुएंस की सीमा भी दिखा सकता है। और ये बहुत आसान नहीं है। क्या हमास मानेगा? क्योंकि ट्रंप का अनाउंसमेंट है ये, टाइम्स ऑफ इजराइल तमाम चीजें लिख रहा है, वो अखबार लिख रहे हैं। और अब आता है वही सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, अमेरिका। इस पूरी कहानी में डोनाल्ड ट्रंप खुद को पीस मेकर के तौर पर पेश कर रहे हैं। अगर युद्ध वास्तव में रुकता है, सिविलियंस की किलिंग रुकती है और ह्यूमैनिटेरियन एड पूरी तरह पहुंचती है तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अमेरिका की भूमिका पर सवाल भी पूछना होगा, क्योंकि जिस इजरायली मिलिट्री कैंपेन पर दुनिया भर में इतनी गंभीर सवाल उठे, आरोप लगे, उसमें इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री सपोर्टर कौन था? अमेरिका। इसलिए वॉशिंगटन अगर अब पीस आर्किटेक्चर बना रहा है तो उससे यह सवाल भी पूछा जाएगा कि जब गजा तबाह हो रहा था तब अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो गिरा दिया इजराइल के खिलाफ प्रपोजल, मदद तो आपने इजराइल की। आपके हाथ भी उतने ही खून से सने जितने कि इजराइल के, और आप ही पीस ब्रोकर हैं, आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही फैसला देंगे और कहेंगे ये गजा के हित में, क्योंकि इसका हिसाब भी होना पड़ेगा। युद्ध के दौरान अपने एलाई को दिए गए डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट का हिसाब दूसरी भूमिका है और दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। बोर्ड ऑफ पीस और $1 अरब। अब इस प्रपोज व्यवस्था का एक और दिलचस्प हिस्सा है, बोर्ड ऑफ पीस होगा इसमें। ट्रंप ने पहले गजा वॉर खत्म करने की अपनी योजना के साथ इस तरह के बोर्ड का प्रस्ताव रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और चार्टर के मुताबिक लंबे समय तक सदस्य बने रहने वाले देशों के लिए लगभग $1 अरब कंट्रीब्यूशन की बात सामने आई है। अब सवाल है कि यह पैसा कहां जाएगा? गजा रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, इसका ऑडिट कौन करेगा? अगर गजा को रीबिल्ड करना है तो पैसा निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन पैलेस्टीनियंस पर क्या कोई एहसान है? सवाल यह भी है कि जिस डिस्ट्रक्शन ने रिकंस्ट्रक्शन को ज़रूरी बनाया उसकी कीमत भी तो होनी चाहिए ना, कि गजा को सिर्फ रीबिल्ड करना नहीं है कि गजा को रीबिल्ड के नाम पर आपने अमेरिकी बड़े बिल्डर्स को, पूंजीपतियों को गजा बेच दिया। जो कर तो वो रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्ड रहे हैं, लेकिन उसके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो एक होता है डायरेक्ट कंट्रोल मिलिट्री के जरिए और एक होता है टॉफी दे करके खींच लेना। ये गजा को सिर्फ रीबिल्ड नहीं करना है, गजा में केवल बिल्डिंग्स दोबारा खड़ी करना पर्याप्त नहीं होगा। एक स्कूल दोबारा बनाया जा सकता है, एक सड़क दोबारा बनाई जा सकती है, एक हॉस्पिटल दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन जिस बच्चे ने अपने पूरे परिवार को खो दिया उसकी जिंदगी कैसे रीबिल्ड होगी? जिस परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई उसका रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? ट्रॉमा और रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा? और यही गजा की आने वाली सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो सकती। दुनिया बिल्डिंग्स बनाने में लगे और इंसानों के साथ क्या हुआ उसे भूल जाए। इसलिए इस डील की असली परीक्षा क्या है? इस अग्रीमेंट की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि हमास ने कितनी राइफल्स जमा की, यह भी देखना होगा कि क्या इजरायली फोर्सेस वास्तव में अस्थायी रूप से पीछे हटती हैं, क्या ह्यूमैनिटेरियन एड बिना बाधा पहुंचती है, क्या डिस्प्लेस फिलिस्तीनियंस अपने इलाके में वापस जा सकते हैं, क्या गजा के लोगों को अपने पॉलिटिकल फ्यूचर पर वास्तविक अधिकार मिलता है, क्या रिकंस्ट्रक्शन शुरू होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या जो वॉर क्राइम्स और जेनोसाइड के आरोपों की स्वतंत्र कानूनी जांच और अकाउंटेबिलिटी जारी रहती है, क्योंकि पीस और जस्टिस एक दूसरे के दुश्मन नहीं है।
परमानेंट पीस के लिए जस्टिस जरूरी होता है। और अगर यह समझौता गजा में किलिंग रोक देता है तो दुनिया उसका स्वागत करेगी और करना भी चाहिए। हर बचने वाली जान महत्वपूर्ण है, लेकिन इतिहास उस दिन से शुरू नहीं होगा जिस दिन अग्रीमेंट साइन हुआ। इतिहास यह भी याद रखेगा कि अग्रीमेंट से पहले क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, कितने बच्चे मारे गए थे, कितने लोग बेघर हुए थे, कितनी बस्तियां मिट गईं, और दुनिया ने इसे रोकने के लिए क्या किया, यह भी याद रखा जाएगा। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हमास हथियार छोड़ देगा, सवाल यह भी है कि क्या इजराइल गजा छोड़ देगा, क्या फिलिस्तीनियों को अपना भविष्य तय करने का अधिकार मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या गजा को शांति मिलेगी लेकिन न्याय नहीं। क्योंकि अगर हजारों मौतों के बाद दुनिया सिर्फ एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट बना करके आगे बढ़ जाती है तो युद्ध शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन गजा का सवाल खत्म नहीं होगा। तो ये पूरा एक मसौदा था जो हमने आपको बताया। कुछ सवाल हैं जो हम सबके जहन में हैं, क्या हमास मानेगा या फिर 1995 में जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था उसी की तरह कुछ हो जाएगा। क्योंकि कागज में दस्तखत करना इजरायलियों के लिए काफी नहीं, वो नहीं मानते इन कागजों को। सीज फायर वायलेशन हर रोज होता है गजा में। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में सवाल यही है कि पीस डील के बाद जस्टिस कब होगा।